फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JDS जीके क्लासेस। साथियों, अब आप लोगों के लिए एक नया बैच हमने स्टार्ट किया है। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अब आपके लिए रेलवे के लिए जो सभी वैकेंसीज हैं इसके लिए डेली आपका सेट चलेगा। तो आज ये सेट है RPF SI कांस्टेबल के लिए सेट नंबर 1, जिसमें आपको खास बात यह है कि सभी क्वेश्चन में आपके साइंस और जीके हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और क्लास की टाइमिंग रहने वाली है सुबह के 11 बजे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं JDS जीके क्लासेस के माध्यम से, और रेलवे के लिए जीके GS और साइंस की क्लास आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप में कितनी तैयारी किए हैं और कितना आप सही कर लेते हैं, इस मॉक टेस्ट के जरिए आपको मालूम चल जाएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो गोद प्रथा पे सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने। इसी ने गोद प्रथा पे जो लगाया था, इसके विरुद्ध में झांसी वाली रानी जो थी, इनको भी दत्तक पुत्र जिसको दामोदर था उनको ली थी ना गोद, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो ये गोद प्रथा पे प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। नील दर्पण पुस्तक की यहाँ पे बात कर रहा है, तो नील दर्पण के लेखक हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था। भारत में दास प्रथा की बात करेंगे तो 1843, ठीक है, 1843 में दास प्रथा को भारत से बैन किया गया, यानी कि अवैध घोषित किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, और भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता हो जाएंगे राजा राम मोहन राय जी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी। तो पहली बैठक की बात कर रहे हैं ना, तो पहली बैठक हुई थी बम्बई शहर में। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय INC जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है सर A.O. ह्यूम द्वारा, और इसका फर्स्ट जो मीटिंग था यानी कि बैठक, ये आपके मुंबई शहर में हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो साथियों, अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व यानी कि कह सकते हैं राजस्व विभाग जो देखता था, वो आपका राजा टोडरमल था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर की बात करेंगे तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना किया था, विजयनगर साम्राज्य की। और ये जो विजयनगर है ये आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद क्या है आपका कि चेरुथानी बांध आपके किस नदी पर अवस्थित है। तो चेरुथानी की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो चेरुथानी हो जाएगा आपका पेरियार नदी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी को सही करेंगे। इसके बाद क्या है आपका कि नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नगदी फसल की बात करते हैं तो नगदी फसल में आपका गेहूं नहीं शामिल है। नगदी फसल जैसे डायरेक्ट बेचने के ही उद्देश्य से बोई जाती है, जैसे कपास, गन्ना, जूट, ये आपका क्या हो जाएगा, नकदी फसल हो जाएगा। ठीक है, कपास, जूट, गन्ना, ये बेचने के और पैसा कमाने के ध्येय से बोई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक रबड़ का हो जाएगा यहाँ पे केरला। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में आया, एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो खेतड़ी की बात करेंगे तो ये तांबा उत्पादक है। खेतड़ी की बात कर लेंगे तो ये जो है राजस्थान में स्थित जगह है जहाँ से तांबा का खनन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है। अब सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण कब हो जाएगा। तो ये होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ये आपका सन है, ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी है, और इसी के बीच में जब आपका क्या आ जाता है, मून यानी कि चंद्रमा, तो आपका क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण। ये आपका क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी अर्थ हो जाएगी, और इसी के बीच में जब आपका मून आ जाता है तो आपका हो जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है। पृथ्वी के निकट ग्रह की बात कर लेंगे तो पृथ्वी के इनमें से हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। ओके, ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे, हेलेंस कहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो माउंट सेंट हेलेंस की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में आ चुका है, और ये हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। ओके, ये भी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी एंडीज पर्वतमाला जो है इसका।
निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं करना है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, ये आपके सुमेलित नहीं होगा। बाकी आपका सुमेलित है। नागरिकता आपके भाग 2 में दी गई है, ठीक है। नगर पालिका आपके 9 के क में दिया गया है। निर्वाचन 15 में दी भाग, देखिए 22 भाग हैं, याद रखिएगा। संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 7 है इसमें संघ राज्य क्षेत्र नहीं दिया है, ठीक है, 1 में दिया है संघ राज्य क्षेत्र, तो ये आपका गलत होगा, सुमेलित नहीं होगा। 2 या अधिक राज्यों के बीच एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु अनुच्छेद है। तो 2 या अधिक राज्यों के बीच एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु जो अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 231 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए कर देंगे। इसके बाद क्या है आपका, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की इस अनुच्छेद में घोषित की गई है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की अगर जो हम बात करते हैं तो देवनागरी लिपि ये भारत की है ना, और ये अनुच्छेद 343 में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। इसके बाद क्या है आपका, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची ये आपका राज्यसभा में स्थान के आवंटन को विवेचित करती है, ठीक है, याद रखिएगा। 12 अनुसूचियां हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको साथियों, आपके एग्जाम में आ भी सकता है ये। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा शिक्षा। अब देखिए, शिक्षा को पहले संघ क्षेत्र में ही किया गया था, लेकिन बाद में इसका बंटवारा राज्यों के अधीन भी कर दिया गया था और केंद्र के अधीन भी हो गया था, ठीक है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि उस पर राज्य का भी अधिकार है और केंद्र का भी अधिकार है, ठीक है। चलिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ओके, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत आपको बता देना है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत हो जाएगा ये आपकी जनता होती है, ठीक है। जनता ही जनता के बीच से लोगों को चुनती है और अपना सत्ता को चलाने का कार्य करती है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ये जो जब हम मिट्टी के घड़े में जल को रखते हैं तो ठंडा रहता है, ठीक है, और ये वाष्पीकरण के कारण हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो कौन सी तरंगे भैया जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ये आपकी ध्वनि तरंगे हैं, ये निर्वात में नहीं चल पाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल से हम क्या मापते हैं? तो वातावरण में ध्वनि, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है भाई? तो हीलियम के नाभिक में होता है आपका 2 प्रोटॉन और एवं 2 न्यूट्रॉन, याद रखिएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? भौतिकी। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो इसमें से भौतिक परिवर्तन होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। सल्फ्यूरिक H2SO4 यहाँ पे अगर जो आपको दिख रहा होगा कहीं ऐसे लिखा हुआ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका जो होगा वो फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ये भी आपके एग्जाम में आया था साथियों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। तो जंतु कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थित होता है? तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो अनुवांशिकता की जो इकाई हो जाएगी इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे जीन, ठीक है। वो जीन भूतवा वाला नहीं, जीन हमारे अंदर जो जीन्स होते हैं उनको कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस में होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है आपके अमाशय में। यहाँ पे आपका ए विकल्प हो जाएगा बिल्कुल सही, अमाशय। इसके बाद क्या है रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो रुधिर स्कंदन, यहाँ पे रुधिर स्कंदन की बात हो रही है। तो रुधिर स्कंदन में विटामिन जो के है
ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होता है, रुधिर स्कंदन में। ठीक, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम आप देखें तो कैसीन होता है। ठीक है, दूध में क्या पाया जाता है, कौन सी, तो कैसीन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किस प्राणी के, देखिए ये आपके बायोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपका दिमाग घूम जाए। तो किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाएगा, तो केंचुआ में। इसके बाद है यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है। तो यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची जो होती है इसके अंतर्गत रखा जाता है, इसको संरक्षण देता है, इसका हो जाएगा आपका पेरिस में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। अब रेड क्रॉस का मुख्यालय बता दीजिए। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय यहाँ पे हो जाएगा आपका जेनेवा में। जेनेवा में कई सारे विश्व के संस्थाओं के मुख्यालय हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि आपको बताना है कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि होती है 90 मिनट की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो खेल प्रशिक्षक के तौर पे दिया जाता है, जो खिलाड़ी होते हैं उनके जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके बाद है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है आपको। तो ये हैं आपकी प्रीति सेन गुप्ता जी, जिन्होंने उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का पहला गौरव भारत की ओर से प्राप्त किया था। भारत में काफ़ी उत्पादन में अग्रणीय राज्य आपको बता देना है। तो भारत में काफ़ी उत्पादन में अग्रणीय राज्य की ओर जो हम बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश बताना है। तो विश्व में की बात यहाँ पे हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है। तो राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला विश्व में पहला देश देखेंगे तो ये आपका जापान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक के बारे में बताना है, कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक काफ़ी चर्चित रहती है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, कई बार एग्जाम में भी देखने को मिला है। तो अबुल कलाम आज़ाद, एक APJ अब्दुल कलाम है, एक अबुल कलाम आज़ाद है, याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। वेकअप इंडिया पुस्तक के लेखक को बताना है। तो वेकअप इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है केवलादेव घना पक्षी विहार आपके किस राज्य में स्थित है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार ये हो जाएगा आपके राजस्थान राज्य में। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को सही करेंगे। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इनमें से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं हो जाएगा, तो ये आपका होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई की बात करेंगे तो ये मापी जाती है आपके किससे, तो ये मापी जाती है आपके बीट से। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है, बीट। ठीक है, चलिए बाइनरी भाषा में कितने अंकों बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है। तो 0 और 1 ये आपका बाइनरी नंबर है, इसी पे कंप्यूटर आपका काम करता है। तो बाइनरी जो भाषा है ये आपके 2 अंकों की बनी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम बताना है। तो भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम हो जाएगा, भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा परम। ठीक, ये जो परम है ये भारत का सबसे पहला स्वदेशी विकसित कंप्यूटर है, परम। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किसी तकनीकी का प्रयोग करता है। तो इंटरनेट सिस्टम जो है, इंटरनेट सिस्टम आपका करता है ट्री तकनीकी का इस्तेमाल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन कि इंटरनेट सिस्टम निम्न में से ट्री तकनीकी का प्रयोग करता है। तो टॉप 50 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे सुबह के 11 बजे। हमारे साथ जुड़ सकते हैं GDS के क्लासेस के माध्यम से। और RPF SI कांस्टेबल की ये जो बैच है आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। फिर शाम को 7 बजे RRB NTPC का बैच आपको देखने को मिलेगा। और फिर मैं बता रहा हूँ SSC GD का बैच अभी कुछ दिनों के लिए रुका है क्योंकि प्रैक्टिस सेट 40 दे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए।